आज दिल्ली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजीत दादा पवार जो मेरे अंकल थे, हमारे सबके एक पॉलिटिकल दादा थे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत बड़े नेता थे। उनका जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में लोगों के मन में, खास करके महाराष्ट्र के लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। जैसे लोगों के मन में है वैसे हमारे मन में भी है। तो लास्ट 13 दिन में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कंपाइल की है और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सोर्सेज के माध्यम से है। देखो, हमारे फैमिली में से एक व्यक्ति इस एक्सीडेंट में चल बसा। हम इस विषय के बारे में बहुत इमोशनल है, इसीलिए जो भी जिस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाए वो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है। हम तो सरकार में नहीं है, लेकिन कोई भी विषय को लेके अगर आप आगे जाते हो, मन से काम करते हो, तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। उसके बेसिस पे ये प्रेजेंटेशन हमने बनाया है। ये प्रेजेंटेशन बनाते वक्त अगर समझो कुछ मेन जो पायलट थे उनके फैमिली को कुछ शंका हो या जो भी हो, उनको मुझे इतना ही बताना है कि ये जो रिसर्च हमने किया था, जो भी लोगों के माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन आई, मेरे अंकल इस क्रैश में गुजर गए। ये इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करने के बाद हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं और ये शंकाएं यहाँ पे हमने प्रस्तुत की है। इसीलिए कोई भी अगर इस विषय को पर्सनल लेता है, उनको मुझे बताना है कि हमने भी ये विषय को पर्सनल लिया है। अभी इस प्रेजेंटेशन में अगर आप देखो तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप सबके पास है। मैं क्योंकि कल का जो प्रेजेंटेशन हुआ तो 1 घंटे से आगे गया था, ये प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करके आपके प्रश्नों को मैं वहाँ पे देखूंगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एयरक्राफ्ट का टाइप, कितना किलोमीटर आगे। अभी ये सबसे फास्ट है, 51,000 फीट पे चलने वाला एयरक्राफ्ट है। वैसे कंपनी कैनेडियन है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट 2010 में यूएसए में बनाया गया था। 16 साल पुराना ये एयरक्राफ्ट है। आगे ये एयरक्राफ्ट का बेसिक डिज़ाइन है। लेफ़्ट साइड का जो है वहाँ के आसपास, थर्ड जो आपको विंडो दिख रहा है उसके आसपास अजीत दादा वहाँ पे बैठे होंगे, ऐसे हम सबको लगता है। आगे ये शेयर होल्डर्स है, वहाँ पे विजय कुमार सिंह, सिम्मी सिंह जी उनकी वाइफ है, ये शेयर होल्डर है। विस्ता सेल्स प्राइवेट लिमिटेड में इतने सारे हैं, आप अगर डिटेल में जाओगे कंपनी लॉ बोर्ड तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पता चल सकती है। और ये जो रोहित सिंह है जो डायरेक्टर है, वो विजय कुमार सिंह का बेटा है और वो खुद इस VSR कंपनी में एक पायलट है। आगे अभी ये टाइमलाइन है, 7 बजे हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर ये देखो तो ये एक ग्रुप का चैट है। आगे जाके मैं इसके बारे में बताऊंगा। 7 बजे से लेके 8-10 तक टेक ऑफ होने तक क्या क्या हुआ था वो विषय आया था। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है मनोज पवार, ये हैंडलर है एरो कंपनी का। महाराष्ट्र में 2 कंपनियां हैं, साई और एरो, जिनको काम दिया गया है टू कोऑर्डिनेट एंड बुक द एयरक्राफ्ट, of which Manoj Pawar is most probably the handler of Aero company। उन्होंने कैप्टन चेकिंग विजिबिलिटी एट बारामती 7 बजे की 3 मिनट, ऑल ओके सर, मतलब विजिबिलिटी इज ओके, ऐसे उन्होंने ग्रुप पे वहाँ पे भेजा। जिस ग्रुप में अजीत दादा के सब PA है, उसमें जो डायरेक्टर है हमारे एविएशन के महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के अधिकारी, वो भी उसमें ग्रुप में है। महाराष्ट्र का जो ऑफिशियल पायलट है प्लेन का, हेलीकॉप्टर का, वो भी इस ग्रुप में है। इसलिए ये जो ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन मनोज पवार ने भेजी थी, विजिबिलिटी एट बारामती इज ओके। आगे फिर उसके बाद अगर आप देखो ये टाइमलाइन है जहाँ पे 756 एयरक्राफ्ट का कांटेक्ट हुआ था मुंबई एयरपोर्ट रडार, टेक ऑफ 8:10। फिर ये पूरा फ्लाइट प्लान है और 8:43, 8:45 अनफॉर्चुनेट वो टाइम है जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये जो सॉफ्टवेयर है
अगर आप पायलट हो या यू आर ओनर ऑफ एयरक्राफ्ट या उस सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति हो, तो आपको ये एक्सेस मिलता है ये सॉफ्टवेयर का, ये ऐप का। उसमें आप सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। 16 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, कहाँ पे बना था, और उसके पहले जैसे कि यहाँ पे ये 2 दिन कंटिन्यूसली सूरत आ जा करा था, मुंबई वगैरह, तो ये इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पे आपको मिलती है। आगे अभी ये जो विजय कुमार सिंह है उसका स्टेटमेंट था दैट द एयरक्राफ्ट वाज वेल मेंटेन्ड, पायलट वर एक्सपीरियंस, एक्सीडेंट लाइकली ऑकर्ड ड्यू टू विजिबिलिटी इशू। ये इनका स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ही कुछ गलत है और विजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आगे अभी ये लोकल व्यक्ति है जो बता रही है मराठी में कि जो विमान का साउंड है, एक गांव है, गांव के ऊपर से रोज एयरक्राफ्ट वहाँ पे ट्रेनिंग के जाते हैं, या नया कोई भी एयरक्राफ्ट आता है तो ऊपर से जाता है, तो लोगों को मालूम है। उनका कहना है इस स्टेटमेंट के माध्यम से जो प्लेन दादा को लेके घूम रहा था, बिकॉज उन्होंने एक राउंड अबाउट भी लिया था, तो उसका आवाज़ बहुत अलग था, गलत था, और वो एयरक्राफ्ट बहुत लो था यूजुअल टाइम के हिसाब से। आगे ये एयरक्राफ्ट का वीडियो है जो आप सब ने देखा होगा। ये चल रहा है, ये स्टॉल हुआ, उसके बाद 9 से 11 सेकेंड में वहाँ पे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। जो आपको पाठक को पायलट है उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा, ओ शिट वो शायद जब स्टॉल हुआ था एयरक्राफ्ट, उनको कुछ पता चला होगा, या स्टॉलिंग मैनुअल भी हो सकता है सर्किट ब्रेकर के माध्यम से। तो शायद अगर मेन पायलट ने वो किया होगा या कुछ हो गया होगा या मैकेनिकल एरर आया होगा, उसके बाद कोई भी एक्सपर्ट हो उसको एक फील आता है ये होने के बाद इस हाइट पे, इस लेवल पे 100% क्रैश होता है। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो अपने जान की परवाह करता है, उसका एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन पाठक मैम का था, को पायलट का, जहाँ पे उन्होंने ओ शिट करके 9 से 10 सेकेंड में वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। हमारा ऑब्जेक्शन पाठक जो को पायलट है उन पे नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन आगे जैसे जाओगे वो ऑब्जेक्शन है द मेन पायलट मिस्टर कपूर। आगे अभी ये है कि व्हाट फेलियर ऑकर्ड, मतलब ये मैकेनिकल एरर क्या था वो देखने की ज़रूरत है, इसलिए द इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी गुड। उसी के बाद जो भी एयरक्राफ्ट अगर कहाँ से भी आता है तो उसका चेकअप करना पड़ता है। फ्लाइंग करने के पहले उसकी हेल्थ, जो मेंटेनेंस हेल्थ होती है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट वायर्स है, केबल्स है, हाइड्रोलिक्स है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है, हर रोज चेक करना पड़ता है बिफोर द एयरक्राफ्ट फ्लाइज। दिस इज नॉर्म गिवन बाय DGCA। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या आप जस्ट पायलट हो या मैकेनिकल व्यक्ति हो या ऑपरेटर हो, आपको ये चीज़ें देखनी ही पड़ती है। जो ये टेक लॉग सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर किसका सिग्नेचर था, रूटीन मेंटेनेंस किसने किया था, हेवी बेस करने वाले उनके मैकेनिकल जो एक्सपर्ट्स है वो कौन है जो सिग्नेचर कर, इस सब विषय के लिए एक सिग्नेचर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो अभी इस इन्वेस्टिगेशन में देखने की जरूरत है, ऐसे हम सबकी मांग है। अभी ये है 2023 में 14 सितंबर 2003 में ये जो एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में, उसका एक फुटेज है। अगर आप देखो तो फ्लैट रनवे है, वो प्लेन वहाँ पे, वो भी लेयर जेट का था 45XR, थोड़ा सा बड़ा वहाँ पे था। तो अभी अगर आप देखो तो वहाँ पे ILS सिस्टम बारामती में नहीं है, बहुत सारी चर्चा वहाँ पे हुई थी। अरे ILS बारामती में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुंबई में ILS होते हुए भी ये एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ। तो ILS नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाती है। ये टेक्निकली अगर आप देखो तो वैसे नेसेसरी नहीं है, अगर पायलट इज़ अ गुड पायलट एंड एक्सपीरियंस पायलट। तो ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था। आगे लो। अभी 2 साल में 2023 से लेके अब तक उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं हुआ था। ब्लैक बॉक्स में क्या आया था, कैसे हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अजीत दादा का होने के बाद फिर ये DGCA के माध्यम से वहाँ पे एक न्यूज़ दी गई सितंबर में जो एक्सीडेंट हुआ था उसका रिपोर्ट बहुत जल्द वहाँ पे दिया जाएगा। मतलब फिर हमारा कहना है अगर ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर होता और ये जो VSR का एयरक्राफ्ट वो भी लेयर जेट एक्सीडेंट किसके कारण हुआ वो इन्फॉर्मेशन अगर
पहले हमारे पास होती तो शायद अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं होता। देखो, हम अजीत दादा हमारे में नहीं है, वो तो मुद्दा हम ले ही रहे, उसके बारे में इमोशनल है ही, लेकिन आज भी अगर आप देखो तो हमारे सीएम हो, हमारे मंत्री हो, हमारे नेता है, या कुछ दिन पहले हमको पता चला था सचिन तेंदुलकर जी दिल्ली आए थे, उन्होंने भी वीएसआर का एयरक्राफ्ट वहाँ पे इस्तेमाल किया था। इसलिए हम सबका कहना, मतलब फैमिली का कहना और हमारा कहना है कि वीएसआर जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता है, बहुत गलत तरीके से मेंटेन करता है। इसके कारण मुंबई का 2023 का एक्सीडेंट हुआ, अजीत दादा का एक्सीडेंट हुआ। इसलिए हमारा कहना है, विनती है सबको, वीएसआर का कोई भी प्लेन वहाँ पे कितनी भी इमरजेंसी हो, आप प्लीज़ इस्तेमाल न करें। तो ये रिपोर्ट आता तो हमारे दादा आज रहते, ऐसे हम सबको लगता है। अभी EASA, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने ये जो वीएसआर का जो ऑपरेटर है उसको ये भेजा था कि बाबा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ 2023 का, वो हमको बताओ। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी, लेकिन कुछ भी एक भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे न DGCA के माध्यम से न VSR के माध्यम से वहाँ पे दी थी। तो EASA, क्योंकि ये बहुत बड़े एयरक्राफ्ट है, कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर को लेके मैं खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी बारामती एयरपोर्ट पे वहाँ पे लैंड हुआ, तो वो भी VSR का था। वो जो साइज़ का एयरक्राफ्ट है, लेगेसी हो या ग्लोबल हो, ये सब एयरक्राफ्ट यूरोप तक जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन न आने के कारण इसका जो थर्ड कंट्री ऑपरेटर का जो ऑथोराइजेशन था वो कैंसिल किया था। आगे लो, आगे। ये सब विषय EASA ने एक्शन लेके ये पूरा जो उसका लाइसेंस था वो कैंसिल किया। और कल जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन कल मैंने नहीं दी थी, लेकिन कल कुछ बहुत सारे सीनियर जो पत्रकार है जो एविएशन सेक्टर हैंडल करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये विषय जो रिपोर्ट है वो यूरोपियन एजेंसी को DGCA के माध्यम से कुछ दिन पहले देने वाले, कुछ मतलब 15-20 दिन पहले देने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको जानबूझ के रुकाया। वो व्यक्ति कौन, ये आगे जाके शायद हमको पता चले, लेकिन दैट पर्सन इज अ पॉलिटिकल पर्सन, दैट टू एक्सपीरियंस इन एविएशन। आगे, अभी ये जो सीरियस इशू इमर्ज, जैसे कि हमने पायलट से बात किया जो बहुत पहले काम करते थे, कुछ अभी काम कर रहे या अधिकारी थे, उनके फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, मतलब 12 घंटा अगर ड्यूटी होने के बाद 12 घंटे का गैप चाहिए, वो इस कंपनी फॉलो नहीं करती। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, क्योंकि कॉकपिट के जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट में बंद होता है। हमारी मांगनी है कि इस एयरक्राफ्ट का डेटा हमको चाहिए। उसी के पहले जो भी VIP फ्लाइंग होती है उसका डेटा DGCA ने VSR के माध्यम से वहाँ पे मांगना चाहिए। चेकलिस्ट टेकलॉग ये मेंटेन नहीं करते, मतलब जो भी प्लेन फ्लाई होने के पहले उसका हेल्थ देखा जाता है, वो देखा नहीं जाता। उसका अलग अलग कारण वहाँ पे हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। और ड्यू टू VSR एम्फोसिस ऑन कॉस्ट कटिंग, मतलब क्या कि ठीक है, एक आध पार्ट है वो अगर उसका लाइफ होता है, देखो हेलीकॉप्टर में 2500 या 2000 घंटे का लाइफ होता है, उसका इंजन 2200 या 2500 जो भी लाइफ होता है, उसके बाद कितना भी अच्छा हो वो बदलना पड़ता है। 6-7 करोड़ का खर्चा होता है। वैसे प्लेन का भी हो तो एक टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। ये चीज़ें ये मेंटेन नहीं करते थे, या 100 घंटे का फ्लाइंग किया है तो वो दिखाते थे 50 घंटे का। बहुत सारा मैनिपुलेशन वहाँ पे होता था। और हमको जो पता चला है, एक DGCA के लोग ये सिंह के मित्र होने के कारण उसका लाइजनिंग इस एजेंसी के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अच्छा था, ऐसे हम सबको पता चला। आगे, अभी गो अराउंड, एक तो गो अराउंड एक ही बार हुआ था। दूसरी बात एक आप जान लो, इधर देखो, ये यहाँ से बारामती आने वाला था अजीत दादा को लेके, और विदीप जाधव का नाम वहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये जाने वाला था हैदराबाद, शमशाबाद, उधर से वो पटना जाने वाला था। अगर ये फ्लाइट टेक्निकली गो अराउंड तो करने की उनको परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब ATC से बात हुई थी 3000 विजिबिलिटी थी। कोई भी विमान ये DGCA कहता है, उसका रूल बुक है 5000, मतलब 5 किलोमीटर का विजिबिलिटी कम से कम चाहिए, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड हो सकता है।
यहाँ पे निकलते वक्त भी जो विजिबिलिटी थी 3000 थी, लैंड करते वक्त भी 3000 थी। फिर इसने टेक ऑफ क्यों किया? अगर टेक ऑफ किया तो गो अराउंड किया, और एक बार क्यों नहीं किया? और कभी भी एक आध प्लेन उड़ता है, अगर कुछ भी एरर जो लैंडिंग एयरपोर्ट पे आता है तो उसको बैकअप एयरपोर्ट देना पड़ता है, जो शायद पुणे का था, तो वो पुणे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे प्रश्न हम सबको वहाँ पे पढ़ते हैं। आगे अभी देखो, ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम इसकी बंद थी, ऐसे हम सबका कहना है। ये अश्योर्ड है क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने हमको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, आप बटन दबाते हो तो आगे वाले को आपका आवाज़ जाता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता। वैसे प्लेन में पीटीटी होता है, वो जो दबाना पड़ता है वो को पायलट दबाती है या दबाता है, तो वो उसके हिसाब से वहाँ पे कॉकपिट में जो चर्चा है वो एटीसी को सुनाई देती है। अभी पीटीटी दबाने के बाद भी ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, अगर मूवी में अगर आप देखो तो वहाँ पे जब प्लेन नीचे आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लेन ही आपको बताता है बॉस ये होने वाला है या ये हो रहा है। ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, जैसे वो स्टॉल हुआ था, नीचे गिरा था, तो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम ये बंद थी, ऐसे हमको वो पता चला है। और पुश टू टॉक पीटीटी जो है, वहाँ पे बटन दबाने के बाद भी एटीसी को कोई भी ऐसे वार्निंग वहाँ पे सुनाई नहीं दी जो सुनाई देनी चाहिए थी। दैट मीन्स दैट स्टॉल वार्निंग सिस्टम वॉज ऑफ। आगे अभी दूसरा ये है, ये बंदा मराठी में बात करता है, मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि जनरली प्लेन एक हाइट पे होता है, लेकिन उस दिन का जो प्लेन है लोगों के हिसाब से वहाँ का जो मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप मंदिर देखो तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो उनका कहना था ऑलमोस्ट लोगों को लगा कि ये अभी शायद वो जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल है उसको वो टच होगा। अभी ये टच होने के सिस्टम को क्या कहते हैं? वो EGPWL, एनहांस ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, मतलब एक लेवल के नीचे वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, ऐसा कुछ उनका एक वार्निंग होता है, वो भी बंद था, वो भी पीटीटी में अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं आया था। उसी के साथ अगर आप देखो तो आगे, तो अभी हेवी बेस मेंटेनेंस, अभी सीरियस इशू हेवी बेस मेंटेनेंस के बारे में हमको पता चाहिए कि वहाँ पे कौन व्यक्ति है, कैसे है। जैसे कि एमआरओ होते हैं, इस भारत में 2 मेन एमआरओज है, और ये वीएसआर कंपनी उसका खुद का इनबिल्ट और इंडोर या खुद का एक अलग सा एमआरओ वहाँ पे था, मतलब जो मेंटेनेंस वहाँ पे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स हमको चाहिए। एमआरओ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेंटेनेंस किया जाता है प्लेन का, कोई भी बड़े प्लेन का, भारत में 2 ही एमआरओज है, और उसमें से एक एमआरओ शायद पास में वो प्रफुल्ल जी पटेल साहब का वहाँ पे था। अभी उसमें क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी के साथ अगर आप देखो तो एमआरओ, जैसे एमआरओ के लोग अगर इधर से निकाल दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे एमआरओ में जा सकते हैं, जैसे मीडिया में होता है, इस मीडिया से गए तो दूसरे मीडिया में जाते हैं। तो ये जो वीएसआर का जो एमआरओ था या मेंटेनेंस का हब था, वहाँ पे कौन कौन काम कर रहा था, उसके पहले वो कहाँ पे काम कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहाँ पे होना चाहिए, ऐसे हम सबकी वहाँ पे मांग है। और उसके बाद लीगल सब कुछ विषय जो यहाँ पे दिए हैं की डिटेल्स हम सबको वहाँ पे चाहिए। आगे अभी दूसरी बात जो वीएसआर के बारे में बताया गया कि वीएसआर में बहुत सारे बात एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जो अलाउड नहीं है, वो भी वहाँ पे विमान के पीछे जो एक बैग रखने की जगह थी वहाँ पे इलीगली वहाँ पे रखा जाता था। इसलिए हमको जो हैंगर होता है या हैंगर के बाहर का जो सीसीटीवी होता है, जो भी वीएसआर के जहाँ पे भी प्लेन लैंड हुए, मेंटेन हुए, हैंगर है या उनका एमआरओ है, वहाँ के सब डिटेल्स हमको वहाँ पे चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। क्योंकि अगर एडिशनल टैंक विदाउट परमिशन अगर आप रखोगे कॉस्ट कटिंग के माध्यम से, जो हमको एक्स पायलट ने वहाँ पे बताया कि इनको एक आदत थी ऐसे इलीगल विषय करने की, तो एट दैट हाइट फॉर दैट प्लेन दैट एक्स्ट्रा फ्यूल विच यू आर कैरिंग इन द कैन एक्ट्स लाइक अ बॉम्ब, दैट नीड्स टू बी नोटेड। आगे अभी देखो हमको क्या जो क्लियरेंस इंजीनियर है, ऑफिसर है, उसके इंक्वायरी उनकी होनी चाहिए, क्वालिटी इंजीनियर की इंक्वायरी, मेंटेनेंस इंजीनियर की इंक्वायरी, ईएसए ने जो टीसीओ लाइसेंस वहाँ का जब्त किया था उसका रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं गया इतने साल के बाद डीजीसीए, और ये जो वीएसआर कंपनी उसके बारे में वहाँ पे चाहिए था। अगर ईएसए जो यूरोपियन एजेंसी उन्होंने उनका लाइसेंस बंद कर दिया, कैंसिल किया, तो इंडिया में वो क्यों नहीं हुआ?
और यूएसए ने, यूरोपियन इतनी स्ट्रिक्ट एजेंसी ने, अगर L1 मतलब लेवल 1 का वहाँ पे जो वार्निंग है देने के बाद भी अगर यहाँ पे VSR चल रहा है, तो हमारे सब VIP लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, जो VSR के विमान इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्रीम जो पॉपुलेशन है उनके लाइफ के साथ जो VSR खेल रही है, उसको किसने सपोर्ट किया, इसकी इंफॉर्मेशन सरकार के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से हमारे पास वो आनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। आगे अभी देखो, बुकिंग फ्लाइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। कोई भी VIP मंत्री हो, उसका एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में अगर आप ये GR देखो महाराष्ट्र शासन का, वहाँ पे साई एक हैंडल करता है, एरो नाम की एक एजेंसी हैंडल करती है। इसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अगर 1 तारीख से 15 तारीख तक हमको बुकिंग करना है तो साई का ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है महाराष्ट्र में, और अगर 15 से 31 तक करना है तो एरो का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें डायरेक्टर एविएशन महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र के ऑफिशियल जो पायलट्स है, उसी के साथ सब PA होते हैं और हैंडलर होते हैं, ये सब वहाँ पे उस ग्रुप पे होते हैं। उस पर अगर आप देखो 7:13 27 तारीख शाम को ये प्लेन बुक हुआ था। मतलब अजीत दादा का प्रोग्राम ये गाड़ी का था, प्लेन का नहीं था। प्लेन का बुकिंग कब हुआ? जब उनको 27 तारीख को उनकी मीटिंग्स, उनका काम ये लेट होने के कारण उनको 7:13 पे वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा गया 27 तारीख को, जिसपे क्रिस्टोफर जोसेफ जो है वो एरो का मेन पर्सन है, उसने दिया था नोटेड सर। 12:30 बजे का एक चैट है, उसमें अगर आप देखो तो वहाँ पे भी अप्रूवल आया था। आगे अभी देखो, यहाँ पे एरो नाम की कंपनी है, उसके शायद पतंजलि में भी डायरेक्टर है, कॉमन डायरेक्टर है। हम डायरेक्टर पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, लेकिन एरो नाम की कंपनी जिसने आप गो हेड करो, विजिबिलिटी इज ओके, ये जो व्यक्ति है मनोज पवार करके, वो उसने क्यों वो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली, ऐसे हमकी सबकी मांग है। इसलिए VSR पे जैसे आप एक्शन ले रहे हो, एग्रो पे भी एक्शन होनी चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अभी ये इन्फॉर्मेशन आपको लगा, लेकिन इसको अगर आप बिल्ड करोगे, कॉन्स्पिरेसी है क्या, ये सब देखने के बाद और आगे का इन्फॉर्मेशन देखने के बाद हमको भी लगता है, जो लोगों को लगता है कि डेफिनेटली देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी। आगे अभी एक, जब ये मैं रिसर्च कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, एक बंदे ने, एक मोसाद नाम की इजराइल की जो एजेंसी है, उसके बारे में एक बुक मुझे वहाँ पे दी, और उस बुक में एक पेज है, उस पेज में एक रेफरेंस है जहाँ पे एक एजेंट बोलता है कि डेगन नाम का एजेंट है, कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रेफरेंस ऐसे है कि सबसे बड़ा वेपन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टू असैसिनेट एनीवन is basically sometimes it's most effective to kill the driver, and that's that. That means अगर आप गाड़ी चला रहे हो कोई और उसके पीछे अगर एक आध महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा है, अगर गाड़ी का स्पीड है तो बेस्ट है ड्राइवर को टारगेट करे। अगर प्लेन का ड्राइवर कौन है, वो पायलट होता है। आगे अभी ये लोगों के मन में है कि शेड्यूल क्यों चेंज हुआ, why did he stay back on 27, that is a basic प्रश्न। अभी देखो, जो स्टोरी लाइन हुआ, मैं किसी पे ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ या उनके ऊपर मतलब ये इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर जानी चाहिए ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 27 को क्या हुआ और 28 को क्या हुआ, ये 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 27 को कैबिनेट की बैठक महाराष्ट्र में अजीत दादा और सब मंत्रियों की थी। 12 साढ़े 12 बजे वो ख़त्म हुई होगी। दादा ने अपने स्टाफ को बताया था कि 5 बजे तक गाड़ियाँ रेडी रखो, शायद पुणे जाना पड़ेगा। 3-4 घंटा मैं मेरे घर पे बैठ के ऑफिस का काम, पार्टी का काम, कुछ नेता, एक अलग नेता, ये 2 नेता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नेता था, लेकिन अभी 2 नेता है। एक नेता मुझे मिलने आएगा और एक कुछ ऑफिस का स्टाफ है, कुछ कंसल्टेंट के बारे में चर्चा है। वो चर्चा करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे हम पुणे गाड़ी से जाएंगे और वहाँ से फिर हम बारामती दूसरे दिन 28 तारीख को जाएंगे। ऐसा बेसिक प्लान अजीत दादा का वहाँ पे था। अगर दादा का प्लान प्लेन से फ्लाई करना होता तो 27 तारीख को सुबह दोपहर को या 26 तारीख को दादा का 28 तारीख का सुबह का प्लेन वहाँ पे बुक होता। लेकिन वो कब हुआ? 27 तारीख शाम को
7:13 में वो प्लेन बुक हुआ, क्योंकि दादा की मीटिंग्स ये एक्सटेंड होती गई। जो अलग नेता वहाँ पे आया था, वो कुछ उनके पॉलिटिकल चर्चा थी, और सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा देखो, दादा के साथ लास्ट 4 to 5 मंथ्स में बहुत उनके साथ था, उनके साथ चर्चा करता था। जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो विलीनीकरण का विषय है वो आपको डिटेल में बोलूँगा। दादा बहुत ओपनली मेरे साथ बात करते थे, और उसी के साथ जब भी मेरे साथ करते थे, उनके जो बहुत प्राइवेट और इम्पॉर्टेंट जो पीए और उनके साथ 20 साल से काम करने वाले लोग वहाँ पे थे, इसलिए वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हमारे पास वो आती थी। मतलब हम सर्विलेंस करते थे वैसे नहीं, प्यार से आती थी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हमको मिलती थी। तो वहाँ पे जो चर्चा 27 तारीख को चल रही थी, और शायद वो हीटेड चर्चा थी, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के बारे में उनका जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज अपने को कैंसिल करने पड़ेंगे, ऐसी भूमिका अजीत दादा की वहाँ पे थी। क्योंकि इतने सारे पैसे देने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस वहाँ पे मिल नहीं रहा, तो वो सर्वे के लिए ही वो एजेंसी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एडवाइस के लिए नहीं। और वो चर्चा जो 5 साढ़े 5 बजे तक होनी चाहिए थी, ख़त्म होनी चाहिए थी, वो चर्चा बहुत लेट तक वहाँ पे गई। एक नेता वहाँ पे था, दूसरा नेता शायद जो था वो फ़ोन पे था। फ़ोन पे दादा से बात होने के बाद एक कोई तो फाइल थी, जो फाइल शायद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो सिग्नेचर हो सकती थी, लेकिन कहा गया कि कुछ भी करो, लेकिन ये फाइल पे आज साइन करना पड़ेगा। दादा की आदत अगर आप देखो तो इमीडिएटली कोई भी फाइल वो पेंडिंग नहीं रखते थे, तो उनको लगा उनके घर में वो फाइल है, लेकिन माहिती इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो फाइल मंत्रालय में थी। मंत्रालय से वो फाइल उस ट्रैफिक में घर पे लाई गई, और लाने के बाद वो एक्चुअली सिग्नेचर वहाँ पे हुआ, और उसके कारण जो लेट हुआ, तो दादा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसके बाद दादा ने निर्णय लिया कि आप एक काम कीजिएगा, प्लेन वो बुक कीजिएगा। फिर उसके बाद प्लेन वहाँ पे बुक किया गया। अभी किसने उनको कहा या सजेस्ट किया वो मैं तो नहीं बता सकता, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपको बताई। फिर 27 तारीख के बाद 28 तारीख का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, कैसे कैसे वो फ्लाई किए, इसलिए ये 27 और 28 का विषय वहाँ पे है। आगे तो अभी दादा, इसमें दादा मराठी में बोलते हैं कि मैं कैप्टन की सुनता हूँ। कैप्टन अगर बोलेगा तो अरे मराठी है, छोड़ना ना। दादा ने वहाँ पे बोला है कि दादा ने वहाँ पे बोला मैं कैप्टन की सुनता हूँ, कैप्टन जो बोलता है वो मैं करता हूँ। और हमने खुद के आंखों से देखा था, दादा एक डबल इंजन हेलीकॉप्टर से जब ट्रैवल कर रहे थे मुंबई से लेके पुणे तक, लोनावला में वहाँ पे फॉग सिचुएशन हर वक्त रहती है, बहुत बार होती है। तो दादा ने वो हेलीकॉप्टर टर्न करने बोला था, वापस वो गाड़ी से वहाँ पे आए थे। दादा कभी भी प्लेन के साथ या हेलीकॉप्टर के साथ रिस्क नहीं लेते थे। जो भी कैप्टन बोलता है वो सुना जाता है। अगर आप वो ग्रुप के बारे में देखो, वो ग्रुप पब्लिक है, ग्रुप का भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो करना चाहिए वो ग्रुप। और दूसरा ग्रुप में आगे जाके आपके बोलने वाला हूँ, तो उसमें वो जो हैंडलर है मनोज करके, उसने कहा था कैप्टन से मेरी बात हो गई है, द वेदर इज ओके। उसके बाद दादा वहाँ घर से निकले, एंड देन अनफॉर्चुनेटली दिस एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड। तो यहाँ पे दादा बोल रहे हैं कि मैं कैप्टन की सुनता हूँ, कभी भी वहाँ पे रिस्क नहीं लेता, जैसे वो बोलते हैं वैसे मैं करता हूँ। आगे क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे दादा ने प्रेशराइज किया। दादा कभी भी फ्लाइट वाले को या पायलट को या कैप्टन को प्रेशराइज नहीं करते थे। अब ये टोटल शेड्यूल है, यहाँ पे अगर आप देखो तो कैप्टन मदन और कैप्टन यश ये शायद पहले अलोकेट किए थे इस प्लेन को, और फिर आगे जाओ, फिर वो बदले गए कैप्टन कपूर और कैप्टन पाठक। अभी उसमें क्या बताया गया कि जो पहले वाले कैप्टन थे वो ट्रैफिक में वहाँ पे अटक गए थे, इसके कारण। अभी सुबह 6:30 बजे कहाँ पे ट्रैफिक बम्बई में आया, तो सीसीटीवी देख लो क्यों है। उनकी वाइफ जो है, मतलब कैप्टन मदन, उनके वाइफ ने एक ट्वीट किया था, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ आप कंडोलेंसेस मैसेजेस हमको मत भेजो। मतलब वहाँ पे लोगों को भी लगा, चर्चा भी हुई थी कि शायद कैप्टन मदन ही है, लेकिन कैप्टन मदन नहीं थे, कैप्टन कपूर थे और पाठक वहाँ पे थे। आगे देखो, मनोज पवार, गुड मॉर्निंग, ऑल क्रू रीच एयरपोर्ट 7 बजे। अभी 7 बजे जो क्रू है नया वाला वो पहुँचा था, तो किसने बताया कि जो पहला वाला क्रू था वो ट्रैफिक में अटका है? तो 7 बजे तो पहुँचे, दादा 8 बजे वहाँ पे पहुँचे। तो वाई दिस ऑल कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन इज हैपनिंग
थ्रू VSR, ऐसा हम सबका प्रश्न है। और वो जो भी है ट्रैफिक वगैरह उसकी डिटेल्स हमको चाहिए, CDR हमको चाहिए। आगे लो, ये हमारे है सब ट्रैफिक, CCTV कैमरा चाहिए, CDR चाहिए। अगर वो अटके थे तो इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे को पायलट पाठक और द मेन कैप्टन कपूर वो कहाँ से आए थे। और ऐसी भी चर्चा है शायद कपूर के एक दोस्त के माध्यम से कि वो हांगकांग गया था, हांगकांग से आया था। वो हांगकांग से अगर आया था, कब आया था, कैसे आया था, उसके पहले कौन सी फ्लाइट्स उसने की थी, ये सब इन्फॉर्मेशन हम सबको चाहिए। इसके लिए ये जो स्पीड है इन्वेस्टिगेशन का बहुत स्लो है, इसलिए सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को हम विनती करते हैं इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। आगे देखो, अभी ये कैप्टन सुमित कपूर, इसका 2010 में दारू पी के वो टेस्टिंग, ये कमर्शियल पायलट था पहले, मतलब बड़ी बड़े एयरक्राफ्ट हैंडल करता था, वहाँ पे वो पकड़ा गया। उसके बाद वापस अगर आप देखो तो 17 में पकड़ा गया। उसके बाद उसका 3 साल के लिए उनका जो लाइसेंस था फ्लाइंग वो स्थगित किया गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो हमने जो सुना है, उसके जो पास वाले लोग थे, US को कभी भी कोई भी प्लेन जब आप उड़ाते हो, नया प्लेन अगर आपको चलाना है, जैसे सब अगर लेयर जेट में चलाते हो और ग्लोबस मुझे चलाना है तो ग्लोबल के ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है। ऐसे लेयर जेट के ट्रेनिंग के लिए US, क्योंकि ये फैक्ट्री US में, कनाडा की कंपनी लेकिन US में फैक्ट्री, तो US गए तो हमने जो सुना है कि वहाँ पे इन्होंने इतनी दारू पी थी कि वो लेयर जेट की जो फैक्ट्री है बम्बार्डियर, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी US में होते हुए भी जा नहीं सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। इसका सोर्स देखने की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारे पास आया वो आप सबको बताया गया। उसी के साथ ये जो एक महाराष्ट्र के BJP के सीनियर लीडर है, उनका एयरक्राफ्ट नांदेड़ जा रहा था कुछ महीने पहले, दिन पहले, उस टाइम कपूर ही थे। जिस तरीके का लैंडिंग वहाँ पे हुआ था, शायद इन मंत्री ने वहाँ पे कपूर के खिलाफ VSR को कंप्लेन किए, वो भी हमको देखने की वहाँ पे ज़रूरत है। तो हमारा सबका कहना है, इतना अगर बैकग्राउंड खराब है तो VIP फ्लाइंग के लिए कोई भी क्रिकेटर हो, बिजनेसमैन हो, अजीत दादा जैसा नेता, उद्धव ठाकरे साहब हो, CM हो, CM का भी उन्होंने फ्लाइंग किया है, DCM का, दूसरे DCM का फ्लाइंग एकनाथ शिंदे जी का किया है। तो ऐसे बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को इतने बड़े VIP का फ्लाइंग क्यों दिया गया, ऐसा हम सबका कहना है। आगे अभी देखो, ड्रंक पायलट, ये जो है ये इंटरनल जो VSR है उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप की चैट हमारे पास जो आई है, कैसे आई, क्या आई, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी है वो है। अगर देखो तो कैप्टन सिंह खुद बोलता है कि बॉस एक फ्लाइंग हमारा कैंसिल हुआ है क्योंकि एक बंदा पायलट बैडली ड्रंक वहां पे था। फिर वो सिगरेट वगैरह के बारे में बोलते। और नीचे देखो, मे आई रिक्वेस्ट और रोस्ट वॉट एवर माई डियरेस्ट कलीग्स, कैप्टन सरी का नाम लिया है, कैप्टन रंधवा जी को जो भी है, और एक स्टार मार्क करके वहां पे लिखा है कैप्टन सुमित द ग्रेट। जब भी दारू के बारे में चर्चा हो और कोई भी गलत चीज, द ग्रेट कब लिखा जाता है, जब एक आधा व्यक्ति रेगुलर ऑफेंडर है, तब द ग्रेट वहां पे लिखा जाता है। और नीचे कैप्टन रोहित, अभी ये रोहित डायरेक्टर है, अगर रोहित सिंह है डायरेक्टर, अगर दारू पीता है और उसका जो मेन बॉस है वो उसको टारगेट करता है, तो डायरेक्टर ही अगर दारू पी के वहां पे पार्टी कर रहा है तो फिर कोई भी पायलट कर सकता है, क्योंकि पायलट का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। जो ये गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस के CCTV फुटेज हम सबको चाहिए, इसे हम सबकी मांग है। आगे अभी देखो, दूसरे कंपनी ओनर सेंड दिस मैसेज, और एक ग्रुप है, वहां पे क्या दिखा गया है कि यहाँ पे कैप्टन सिंह बोल रहे हैं, ये जो भी है, लेट मी नो, हाँ ये देखो, यू विल प्लीज यू बी सोबर, डू नॉट डू इवनिंग स्टंट्स, लेट मी नो, मतलब किसको, कैप्टन सुमित भाई, मतलब कपूर। फिर कपूर ने नीचे लिखा है कॉपीड सर। अगर उन्होंने गलत एलिगेशन किया होगा कि तू दारू नहीं पीता, तू ये मतलब दारू पीता है, अगर ये दारू नहीं पीता होगा तो बोलेगा सर आई डोंट ड्रिंक, बट वहां पे ये जो विषय लिखा था उसने सुमित ने रिप्लाई, कपूर ने जो रिप्लाई किया कॉपीड सर, मतलब ही न्यू ही वॉज एट फॉल्ट मेनी अ टाइम्स। आगे ब्रेथ एनालिजर का रिपोर्ट चाहिए, अभी जो हमको पता चला उसका फोटो भी निकलता है, उसका CCTV फुटेज भी हमको चाहिए। आगे अभी देखो, PIB ने जो रिपोर्ट किया था, DGCA ने जो बताया उसके हिसाब से रिपोर्ट किया था, टाइम किया था 8:18 पे। ये जो प्लेन है बारामती ATC के कांटेक्ट में आया था, लेकिन ATC का ट्रांसक्रिप्ट अगर देखो, वहाँ पे हमारे स्टैम्प ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है, टाइमिंग है 8:19,
लोग बोलेंगे 1 मिनट का क्या फ़र्क पड़ता है, ये इतना फास्ट एयरक्राफ्ट है, 1 मिनट में 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 1 मिनट का 1 सेकेंड का भी इम्पैक्ट होता है। स्टॉल होने के बाद 9 सेकेंड में प्लेन वहाँ पे क्रैश हुआ था, 9 सेकेंड में ये चीज़ें हो सकती है। इसलिए 1 मिनट का फ़र्क, ये जो पीआईबी को डीजीसीए ने इंफॉर्मेशन जो दी उसमें और जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है उसमें फ़र्क क्यों है, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अगर उसी के साथ अगर देखो 8:44 में वो क्रैश हुआ था, इसके वो अंदाज है, लेकिन अगर 8:44 पे जो पाठक को पायलट है उनका कहना है ओ शिट, उसके बाद 7-8 सेकेंड में वो क्रैश हुआ था, मतलब 44.20 सेकेंड्स, मतलब 44 मिनट्स का ये बात कर रहे हैं पीआईबी। और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बोल रहा है 8:44.20, 20 सेकेंड, मतलब 5-6 किलोमीटर का ट्रैवलिंग वो हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। तो ये जो टाइमिंग का फ़र्क है वो क्यों, ऐसा हम सबकी मांगनी है। आगे अभी ये देखो, ये क्या होता है कि कोई भी फ्लाइट जब फ्लाई होता है तो रडार, उसका जो फ्लाइट का रडार होता है वो कनेक्टेड होता है। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सब है। अभी लोग बोलेंगे टाइमिंग गलत है, वैसे नहीं होता। ये यूटीसी टाइम जो होता है वो 3.13, उस पर 5 घंटा ऐड करोगे तो ये जो एंड है टाइम 8:43 आगे लो। अभी ये रडार सिस्टम जो है ऐसा रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट हमारे पास आया है, जो मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, सॉफ्टवेयर दिखाया था, उस पर वो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसका जो ट्रांसपॉन्डर होता है रडार के साथ जो कनेक्ट करता है वो मैन्युअली शायद 1 मिनट पहले बंद किया था, और वो बंद करने के कारण लास्ट हमको 1 मिनट पहले का उसका हाइट पता है, उसका स्पीड पता है, वो अलाइन हुआ था कि वो अलाइन हुआ था, मतलब जो लैंडिंग जो स्ट्रिप है उसके साथ। लेकिन 1 मिनट में क्या हुआ वो हमको पता नहीं चल रहा। हमारा कहना है कि ट्रांसपॉन्डर ये विमान के अंदर से जानबूझ के बंद किया गया था ताकि उसका रिकॉर्ड कहाँ पे भी न रहे। तो ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद किया, ऐसे हम सबकी मांग है। आगे अभी देखो, ये दिस इज द टॉलेस्ट पार्ट, जो लोग बोलते हैं हिल साइड, दिस इज 11 नंबर दिस स्ट्रिप एंड दिस इज 29। तो एक ही स्ट्रिप है, लेकिन एक साइड को 11 नंबर बोलते हैं, दूसरे साइड को 29 नंबर बोलते हैं। अभी देखो, ये है 11, तो यहाँ पे हाइट है, और ये है 29, ये MIDC के बाजू है, ये फ्लैट है। जैसे मुंबई का फ्लैट था वैसे अगर 29 पे लैंड होता तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। शायद आज अजीत काका, अजीत दादा हमारे पास होते, लेकिन जानबूझ के 2-2 बार नंबर 11 क्यों मेन पायलट के माध्यम से मांगा गया। बिकॉज देखो, को पायलट जब बात करती है वो सिर्फ बात करती है, दिमाग कौन लगाता है तो मेन पायलट लगाता है। मेन पायलट ने जानबूझ के 2 बार 11 नंबर का, मतलब हाइटेड, जो एलिवेटेड है, जो डिफिकल्ट है, और उसी के साथ 11 पे लैंड होते वक्त आगे सनलाइट भी थी। अगर 29 पे लैंड होता, क्योंकि वहां पे जो विंड का स्पीड है वो बहुत लो था या 0 था, तो 29 वॉज द बेस्ट ऑप्शन। आगे सनलाइट नहीं होता, फ्लैट एरिया रहता, हिली एरिया नहीं होता। तो ये जो हमको चर्चा है कि बहुत ऊंचा था, बहुत रिस्की था, उसकी कोई भी जरूरत नहीं। अभी लोग कहेंगे उसने मांगा था क्या, उसने 8:27 को रनवे 29 मांगा, लेकिन वापस 8:29 मतलब 27 को मांगा, 8:29 को उसने वापस 11 मांगा। एक बार हुआ क्या, नहीं। आगे लो, अभी 8:36 को वापस उसने 29 मांगा, फिर वापस वो कैंसिल किया, वापस 11 मांगा। तो 2 बार 29 का ऑप्शन होते हुए भी, विच इज द सेफेस्ट ऑप्शन, वाई नंबर 11 रनवे वॉज अगेन आस्क्ड फॉर, विच वॉज द मोस्ट रिस्की थिंग, दैट इज आवर क्वेश्चन। अभी ये वीडियो है, आप बोलोगे, बहुत सन बोल रहे हैं कि वहां पे विजिबिलिटी का विषय नहीं था। देखो, ये जो कर्सर है वो वीडियो शायद आपने देखा, प्ले करो ना, नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास हम भेज देंगे। तो यहां पे प्लेन नहीं दिख रहा, प्ले करो ना यार। अभी वहां पे देखो, ये कुछ लाइन आई, फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, प्लेन नहीं दिखा, लाइन दिखी। तो लाइन क्या है वो भी हमारा कहना है, वो आग है या रिफ्लेक्शन है, वो हमको देखने की जरूरत है। ये वीडियो किसी के पास नहीं था, कल से ये वीडियो आप सबके पास आया होगा, वो हमने वहाँ से एयरपोर्ट के यहाँ से निकाला है। और वहाँ पे अगर आप देखो तो मतलब प्लेन नहीं दिखा,
लेकिन स्पोर्ट दिखा, बॉम्ब मतलब जो भी आग दिखी, दैट मीन्स विजिबिलिटी वॉज एन इशू। आप बोलोगे विजिबिलिटी वॉज एन इशू, तो वो तो सिंह भी बोल रहा है, लेकिन आगे जाके आगे लो, अभी ये है विजुअल फ्लाइट रूल्स ऑफ डीजीसीए। वो कहते हैं 5000 मीटर की विजिबिलिटी होने ही चाहिए बिफोर टेक ऑफ एंड बिफोर लैंडिंग। फिर अगर ये विषय है, इफ दैट इज द रूल, एंड वो 8:31 को विजिबिलिटी इज 3 किलोमीटर, ये बारामती एटीसी ने बोलने के बाद वहां से ही वो प्लेन टर्न होके पुणे लैंड होना चाहिए था। फिर ये रूल होते हुए भी जो मेन पायलट है कपूर, उन्होंने वो ओवर रूल क्यों किया, या उनके ऊपर प्रेशर था वीएसआर का, अरे बिजनेस हमारा जा सकता है, धंधा हमारा बैठ सकता है, हमको 10 लाख का भाड़ा वहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि हमको आगे हैदराबाद जाना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है, ऐसे हम सबका मांगना है। और उसी के साथ ये रूल होते हुए भी अगर आप देखो, वो हैंडलर जो कपूर है एरो का, उसने वहाँ पे बताया कि विजिबिलिटी इज़ क्लियर। तो विजिबिलिटी जो क्लियर नहीं थी, तो फिर पवार ने, जो भी मनोज पवार है जो भी है, उसने क्यों वहां पे बताया, एरो ने क्यों बताया कि विजिबिलिटी है? क्योंकि वो रिपोर्ट देखने के बाद पीए ने अजीत दादा को बताया कि अभी हम जा सकते, विजिबिलिटी इज ओके। अजीत दादा ने वो एक्सेप्ट किया। कैप्टन ने उनको शायद बोला होगा कि इट्स ओके ओके, लेकिन एटीसी ने वो ओके कभी नहीं किया था। फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों विजिबिलिटी न होने के बाद भी जानबूझ के वहां पे बताया गया कि विजिबिलिटी इज ओके? ऐसा हम सबका प्रश्न है। आगे, और ये टेम्पल के ऊपर से गया आगे, मतलब टेम्पल के ऊपर से गया, क्लोज से गया। अभी देखो यहाँ पे अगर ये नॉर्मल मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड, वहाँ पे कभी भी प्लेन लैंड नहीं करना होता है। उसके आगे एक एमिंग पॉइंट होता है, उसके हिसाब से प्लेन लैंड करना पड़ता है। जैसे ये थ्रेशोल्ड है, लेकिन अगर लास्ट 1 मिनट का ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद हमको हाइट मालूम नहीं, लेकिन अगर प्लेन जो टेम्पल है उसके ऊपर से बहुत नज़दीक से गया, जो यूजुअल नहीं है, दैट इज समथिंग विच इज अबनॉर्मल आफ्टर यू टॉक टू ऑल द विलेजर्स। सो दैट मीन्स ये प्लेन ट्रांसपॉन्डर बंद करने के बाद जानबूझ के इस हाइट पे लिया गया था कि आगे जाके ये जो हिली एरिया है वहाँ पे अगर ये प्लेन उस रनवे पे जाता भी था, तब भी ये रनवे पे लैंड नहीं होता, वो हिली एरिया का जो ये बाजू है वहाँ पे लैंड होता था। मतलब मन में था या प्लान किया था, या ऐसे क्या हो गया कि वो शायद उनके दिमाग में था कि कोई भी हालत में प्लेन को क्रैश ही करना है, उस एंगल से उसकी हाइट नीचे की थी क्या, और वो हाइट किसी को भी पता न चले, इसलिए ट्रांसफॉर्मर बंद किया था का ट्रांसपॉन्डर। फिर ऐसा हुआ क्या कि को पायलट पाठक जब उनको दिखा कि ये कुछ तो गलत हो रहा है, उनके माध्यम से फिर बचाने की कोशिश, फिर उसके बाद वो स्टॉल हुआ क्या, मतलब लेफ्ट को गया था क्या, मतलब को पायलट पाठक की कोई भी गलती नहीं है, ऐसे हम सबका कहना है। लेकिन कपूर के मन में शायद ऐसे था कि ये कोई भी हालत में क्रैश करना, ऐसी शंका है। ये शंका किसको ये क्लियर करनी है? तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्लियर करनी है, ऐसे हम सबकी मांग है। क्योंकि 11 चाहिए 2 बार बताया गया, 29 का ऑप्शन होने के बाद भी ट्रांसपॉन्डर वहाँ पे बंद किया था, और उसी के साथ पीटीटी के माध्यम से हमको पाठक का आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे रहा था, जो हमको पता चला है। लेकिन वहाँ पे जो कपूर है उसका एक भी बार आवाज़ नहीं आया था। अगर आप भी गाड़ी चलाते वक्त कोई भी रिक्शा वाला अचानक से बीच में आता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे बीच में आता है, या कोई भी एनिमल बीच में आता है, तब भी हमारा रिएक्शन, हम गाली देते हैं या कुछ बोल देते हैं, या मन में जो भी होता है वो बोल देते हैं, बक देते हैं। यहाँ पे नेचुरल रिएक्शन पाठक का था, बिकॉज मे बी शी हैड नथिंग इन हर माइंड, शी वॉज जस्ट फ्लाइंग लाइक अ नॉर्मल जो रूटीन था। शायद इनके मन में, जो कपूर के मन में कोई तो कुछ तो था, कुछ तो प्रेशर था, जिसके कारण उनका एक भी बार आवाज़ नहीं आया। तो वो सो रहे थे क्या, या उनके हेल्थ को कुछ हुआ था, या जानबूझ के उन्होंने डिसाइड किया था कि अभी क्रैश ही करना है। अगर उनको हेल्थ को कुछ इशू होता तो पाठक ने पहले ही मेडे करके वो बताना चाहिए था। लेकिन मेडे जो टेक्निकल वर्ड है वो इस्तेमाल इसलिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से वो जो मेन पायलट है उसके माध्यम से कुछ हुआ होगा, जो पाठक को पता चला होगा कि ये अभी हाथ से हमारे गए, तो इसलिए उनका नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो था। दैट मीन्स Pathak may not be involved in this particular accident, but Mr. Kapoor could be involved in this particular accident. This is what we feel. आगे ये है दादा का टूर क्यों चेंज हुआ,
एयरक्राफ्ट का टाइमिंग क्यों चेंज हुआ, पायलट क्यों चेंज हुए, उसी के साथ डिस्पेरेंसीज जो सेंट्रल रिपोर्ट है और एटीसी की ट्रांसक्रिप्ट है उस पर डिस्पेरेंसी क्यों आई, लैंडिंग क्यों किया गया, टेक ऑफ क्यों किया गया अगर वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं थी, और उसी के पास 11 नंबर का रनवे क्यों मांगा गया, जो बाकी टेक्निकल डिटेल जो हमने मांगे थे कि वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह है क्या, ब्लैक बॉक्स के बारे में भी हमारी मांगनी कि ब्लैक बॉक्स जब भी उसका रिपोर्ट आएगा तब उस रिपोर्ट जब भी वो प्रस्तुत किया जाएगा फैमिली मेम्बर और दूसरे लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसे आप सबकी मांगनी है। और ये पायलट कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, ये भी हमारा सबका कहना है। ये जो लोअर एल्टीट्यूड जो नीचे आया गया वो ट्रांसपॉन्डर बंद किया गया, ऐसे बहुत सारे विषय आ गए। तो ऐसे बहुत सारे है। दूसरी फॉरेंसिक टीम जो वहाँ पे आई थी वो शाम को आई थी। इतना बड़ा नेता वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो फॉरेंसिक टीम, जैसे हम पूना से अगर बारामती रीच होना है तो हमको 2 घंटा लगता है, लेकिन हम इतना इमोशनल थे कि ड्राइवर को बताने के बाद हम 1 घंटा में पूना से वहाँ पे जो हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुँचे थे 1 घंटे में। तो ये तो अर्जेंसी थी कि हम प्यार करते थे, वो हमारे अंकल थे, हमारे नेता थे, इसलिए हम पहुँच गए। तो आप 3 घंटे में पहुँचो, शाम को पहुँचने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी बात जो लोगों के मन में, शायद मैं कल भूल गया था बोलने में, जो डॉक्टर से हम बात कर रहे थे, दादा की जो बॉडी थी वो स्वेल हुई थी। मैंने पूछा ये आग जब हम एक्सपीरियंस करते तो स्वेल होती है क्या, उन्होंने कहा हाँ स्वेल बॉडी होती है, लेकिन अजीत दादा की बॉडी ये अब नॉर्मली ज़्यादा स्वेल हुई थी। वो क्यों हुई थी वो भी देखने की वहाँ पे ज़रूरत है। उसी के साथ वो कंपनी VSR जो भी व्यक्ति है उस पर वहाँ पे गुना दाखिल होना चाहिए, जो भी मालिक है और उसके जो भी टेक्निकल स्टाफ से लेकर सबका इंक्वायरी होना चाहिए। जो लोग उनको छोड़ के गए उनका भी इंक्वायरी, लेकिन अच्छी तरीके से, टू नो व्हाट वर द फॉल्ट्स ऑफ VSR। और VSR का बिजनेस अभी से अभी आज के बाद बंद होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है ऑल VIPs के लिए, क्योंकि ये बंदा कभी भी वहाँ पे मेंटेन नहीं करता, ये कॉस्ट कटिंग वहाँ पे करता है। उसी के साथ ये जो AAIB जो ये है DGCA का, वो प्रॉपरली वहाँ पे, मतलब ये गवर्नमेंट के एजेंसी है तो डाउट बहुत सारे होते हैं। लोगों का कहना है इनके माध्यम से करो। महाराष्ट्र सरकार ने CID, मतलब CID सबसे बड़ी महाराष्ट्र की एजेंसी है, हम धन्यवाद करते हैं CM साहब का कि उन्होंने वो एक्सेप्ट करके CID को दिया, लेकिन CID को टेक्निकल चीज़ें नहीं पता चलने वाली, तो उनको जो एडिशनल हेल्प चाहिए वो सेंट्रल एजेंसी से मिल सकता है, CBI से मिल सकता है। CID तो चाहिए, सेंट्रल एजेंसी भी अगर CBI जैसी वहाँ पे इन्वॉल्व हो तो वो चाहिए। लेकिन हमारी मांग ऐसी है, आगे लो, यहाँ पे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये जो US का है, क्योंकि ये प्लेन US में बना था, कैनेडियन कंपनी लेकिन US में बना था, तो वो एजेंसी को आप ला सकते हो। फ्रांस की जो एजेंसी है उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जो सिविल एविएशन सेफ्टी फ्रांस। उसी के साथ यूके भी AAIB एजेंसी है, वो भी, इसमें से 2 एजेंसी कंपल्सरीली CID के साथ, CBI के साथ, DGCA के साथ, ये तीनों में से 2 कंपनी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐसी मांग वहाँ पे फैमिली और लोगों के तरफ से वहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आगे अभी ये जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से वहाँ पे हमने ये प्रस्तुत की। उसी के साथ आज दिल्ली आने का कारण, कल दोपहर शाम को सुप्रिया ताई जो हमारी आंट है, वो MP है, हमारे पक्ष के नेता है, उन्होंने अमित जी शाह साहब का टाइम मेरे बिहाफ वहाँ पे मांगा है। 4-5 बजे तक हम यहाँ पे वेट करेंगे, तब तक हमको लगा कि आपसे हम बात करें। उसी के साथ अमित शाह भाई के साथ अगर चर्चा हुई तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि इन्वेस्टिगेशन ये प्रॉपर होना चाहिए। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार पे वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, हम इसको अपॉलिटिकली वहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी मुझे पूछता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी है क्या, तो 100% कॉन्स्पिरेसी है। तो जब भी बड़े नेताओं के, सरकार में जो नेता है, अमित शाह जी हो या एविएशन मिनिस्टर हो, जिन्होंने दोनों को हमने रिक्वेस्ट वहाँ पे मीटिंग के लिए वहाँ पे की है, DGCA के जो डायरेक्टर है उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है। इन सबको हमारा कहना होगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, स्टेट की CID, देश की CBI, DGCA और बाहर के 2 बड़े एजेंसी, उनका एक टीम बनाओ। उस फैमिली मेम्बर से जो लोग हैं, जैसे कि अजीत दादा के बेटे हो
या काकी हो, उसी के साथ हमारे जैसे लोग हो, उनके पक्ष के कुछ एमएलएज हो, एमपीज हो, ऐसी एक अगर टीम आप बना सकते हो तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे दादा तो वापस आने नहीं वाले, लेकिन हमारे सबके मन में जो शंका है वो शंका पूर्ण होना, उसको आंसर मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरीके से हम ध्यान में एक मन में एक शंका, एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेते हुए आगे वाली ज़िंदगी हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के सब आंसर मिलने की वहाँ पे ज़रूरत है, तभी हम शांत वहाँ पे बैठ सकते हैं, महाराष्ट्र शांत वहाँ पे हो सकता है। और उसका सबसे बेस्ट माध्यम है ये हमारी जो मांग है, उस मांग के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। सिंह बहुत पहुँचा हुआ व्यक्ति है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे छुपा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, इसके पहले भी वो हुए थे। और ये जो यूरोपियन एजेंसी ने 2023 का जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो डॉक्यूमेंट, उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है ऐसे हम सबको पता चला है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसने रुकाया, क्यों रुकाया गया, क्यों भेजा नहीं गया, वो रिपोर्ट क्या है, ये सब, और ये इन्वेस्टिगेशन का भी आगे के 1 महीने में हमको उसका रिजल्ट चाहिए। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है ब्लैक बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, ऐसे होता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन जो गुजरात का एक्सीडेंट हुआ था उसमें पार्ट इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने आया था, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे आया था। इसमें हमारी मांग है कि पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने वहाँ पे आनी चाहिए। लोगों का ये प्रश्न है। उसके साथ जो हमको लोगों ने बताया कि प्लेन का 50 करोड़ का वहाँ पे इंश्योरेंस लिया गया था, वो सीरियसली लिया गया था, क्योंकि प्लेन की अगर कीमत आप 16 साल पहले की कीमत की निकालोगे 35 to 40 करोड़ से उसके आगे नहीं। और जो पायलट्स हैं उनके भी 1.5 से 2 करोड़ या 3 करोड़ इंडिविजुअल पायलट का वहाँ पे इंश्योरेंस है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम सबको चाहिए, लेकिन इस एक्सीडेंट को कोई भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 13-14 दिन में जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अभी एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, ऐसी हमारी, लोगों की और महाराष्ट्र की और सबकी वो मांगे। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको बताना था। धन्यवाद। एक तरफ सुनेत्रा पवार और दोनों बच्चों के साथ में अमित शाह से मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो आपको क्या कहना है कि आप? देखो, मेरे को कुछ नहीं कहना, मेरे मन में डाउट है, महाराष्ट्र के लोगों के मन में डाउट है, और हमारा अगर आप स्वभाव देखें, कुछ मन में है हम बोल के दिखाते हैं। उस तरीके से हमारे मन में जो भी डाउट है वो हमने बोल के दिखाया। अगर आप उस फैमिली की बात करो तो उनके अमोल मिटकरी और 2-3 लोगों ने कल सीएम साहब से मीटिंग की है। उन्होंने भी वहाँ पे कहा कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब मैं पार से मिला था, पार से जब बात हुई थी 13 दिनों में, तब उसके भी मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। शायद इसी के कारण अमोल मिटकरी, ठोमरे मैडम, उसके बाबा पाटिल और 2-3 जन कल जाके सीएम साहब से मिले होंगे। मतलब पार्थ वो जो सुनेत्रा काकी है उन्होंने शायद उनको बताया होगा, इसलिए वो कल गए थे। हम हमारा काम वहाँ पे कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक असलियत लोगों के सामने नहीं आती। कौन सा? जो आपने आखिरी पिक्चर दिखाई है रनवे 11 की, जो एज है, जो टेबल टॉप है, और उसके बगल में जो आपकी नजर आ रही है डीजीसी, ये वाली पिक्चर। हाँ, डीजीसी का इस पिक्चर को लेकर के कहना था कि ऊपर से जो विजिबिलिटी लो होती है तो यूजुअली पायलट को ऑप्टिकल इल्यूजन लगता है। आप कह रहे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन हो सकता है कि एक्सीडेंट। डीजीसीए ने बताया ना, उनका ही रूल बताया ना, 5000 मीटर के पहले लैंड करना ही नहीं है, टेक ऑफ नहीं करना। फिर क्यों टेक ऑफ हुआ वो क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे हो डीजीसीए को, या डीजीसीए उसके बारे में नहीं बता रही। उसी के साथ ट्रांसपॉन्डर जो होता है वो क्यों बंद किया गया था, वो प्लेन इतना लो क्यों गया था। उसी के साथ उसके पास ऑप्शन था, फ्यूल भी था कि वो वापस पुणे जाके वहाँ पे लैंड हो सकता, क्यों नहीं लैंड हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए ऐसे सिर्फ स्टेटमेंट दे के डीजीसीए अगर इस इन्वेस्टिगेशन से भागना चाहती है वो हम होने नहीं देंगे। ये सब प्रश्न है, वो एक्चुअल प्रश्न है, टेक्निकल चीज़ें हैं। मेरा उनको कहना है कि आप सिर्फ खारिज करने के लिए इसका अपोजिट रिएक्शन मत देना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्शन है डीजीसीए पे या क्वेश्चन मार्क है, ऐसे नहीं। डीजीसीए भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन हम सब ने किया है उस तरीके का या उससे अच्छा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए, ऐसी हम सबकी मांग है। रोहित, मेरा एक सवाल है सबसे पहले कि पवार साहब ने
ये हादसा है। तो जो आपने कहा क्या इसमें पवार साहब की सहमति है? दूसरी बात आपने कहा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो क्या एक फाइल की चर्चा हो रही है कि कोई 100 करोड़ से ज्यादा की फाइल दादा के पास थी, क्या उस वजह से हो सकती है? या आपने एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के एजेंसी की नाम की, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका नाम हम सब चाहते हैं, क्या वो उसका भी कुछ उसमें हाथ हो सकता है, या फिर इसका मतलब पॉलिटिकल है, दोनों एनसीपी के मर्जर से हो सकता है? नहीं, जो भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट शायद आपको मालूम है, लेकिन एक चीज़ मालूम नहीं होगी, उस कंसल्टेंट के पास भी 2 हॉकर नाम के प्लेन है। शायद वो लास्ट 6 मंथ्स में 7 मंथ्स में उसने खरीदी किए। कौन से पार्टी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इतना सारा पैसा आया, उसके कारण अगर आपने प्लेन लिए होंगे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वही कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होगा तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। उसी के साथ पवार साहब के बारे में अगर बात करो तो पवार साहब ने रिएक्शन दी थी 6 से 7 घंटे बाद। इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास है 13 दिन के बाद, वो इन्फॉर्मेशन साहब के पास नहीं थी। उसी के साथ अगर आप देखो तो पवार साहब बहुत बड़े नेता है, उनको मालूम डेफिनेटली होगा कि दादा बहुत पॉपुलर नेता थे। दादा का ध्यान होने के बाद वहाँ पे लोग लाखों में आएंगे। अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में पवार साहब ने एक अलग स्टेटमेंट वहाँ पे दिया होता, वो लाखों 5-6 लाख लोग जो वहाँ पे आए थे, अगर वो गलत तरीके से वहाँ पे रिएक्ट करते या इमोशनल होते तो चीज़ें वहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी थे, राज्य के मुख्यमंत्री भी थे और बहुत बड़े नेता थे, अलग अलग पार्टी के लोग आए थे। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे स्टेटमेंट देना ये कभी बड़ा नेता पवार साहब जैसा नहीं करता। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो स्टडी करने के बाद जो भी डाउट है वहाँ पे आपके सबके माध्यम से एजेंसीज के सामने, लोगों के सामने वहाँ पे मान रहे हैं। और दूसरी बात, पवार साहब को प्रेजेंटेशन दिखाया था क्या? तो नहीं दिखाया था, पवार साहब की हेल्थ खराब होने के कारण। लेकिन दूसरी बात आप सबको बताता हूँ कि जब भी आज तक मैंने स्टेटमेंट दिया है रोहित पवार करके, तब भी 7 सालों में एक भी कंट्रोवर्सी मेरे स्टेटमेंट के कारण नहीं हुई। न पवार साहब ने मुझे कहा कि ये तू क्यों बोला, किस लिए बोला। तो अगर उन्होंने उनका स्वभाव जानते वक्त उन्होंने आज तक मुझे नहीं टोका, दैट मीन्स उनका पूरा विश्वास मेरे स्टेटमेंट में, मेरे विचार पे है और जिस तरीके से मैं रिसर्च करता हूँ उस पर शायद उनका विश्वास होने के कारण आज तक उन्होंने नहीं टोका। और इस बारे में भी उनके पास उनका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। ऐसे कुछ लोगों से जो पवार साहब के साथ अभी है, उनके साथ बात करने के बाद मुझे पता चला है। एनसीपी मर्जर का क्या होगा? मैं कल 12 तारीख है, उस दिन पॉलिटिकल विषय पे, खास करके मर्जर पे बात करूंगा और उस पे पॉलिटिकल क्वेश्चंस आपकी जो भी है वो क्वेश्चन मैं लूँगा। दिल्ली में करेंगे, आज शाम तक अगर मुझे अपॉइंटमेंट नेताओं की मिली तो मैं रुकूंगा, नहीं तो फिर मुंबई जाके वहाँ पर प्रेजेंटेशन लूँगा। आज अगर अपॉइंटमेंट मिली या कल सुबह तक मिली तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे ही, अगर यहाँ पे जगह मिली तो, नहीं तो कोई और जगह पे। लेकिन प्रेजेंटेशन तो 12 तारीख को मतलब कल 100% होगा, मतलब होगा और इस तरीके से डिटेल में होगा। जगह तो मिल जाएगी, बताएंगे आपको। रोहित जी, जो आपने भी लिखा है उसमें सुनेत्रा पवार जी की या पार्थ पवार जी की सहमति है, उनसे कोई बात हुई है? देखो, वो पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। फैमिली करके 13 दिन हम सब साथ में थे, तब जब भी अनऑफिशियली बात होती थी या कैजुअली बात होती थी तब पार्थ या जय के मन में डेफिनेटली शंका है। अगर वो शंका नहीं होती तो उनके पार्टी के आमदार एमएलए कल जाके सीएम को तो नहीं मिलते विदाउट परमिशन, इसलिए उनके मन में भी शंका है। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इसमें है ऐसा हम सबका कहना नहीं। हम सबका कहना है तो कॉन्स्पिरेसी डेफिनेटली है, लेकिन वो क्या है, किसके कारण ये हुआ, क्यों किया गया, ये बहुत सारे जो प्रश्न है उसके तो उत्तर मिलने चाहिए। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसीज़ को है कि आप और अच्छे टेक्निकल एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करो। थाईलैंड या कहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में भी एक पायलट ने जानबूझ के एक प्लेन वहाँ पे गिराया था। वो क्यों गिराया था, कैसे गिराया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने की थी, वो कैसे पता चला था। ऐसे लोगों को अगर इस इन्वेस्टिगेशन में आप लाओगे तो ये अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारे मन में जो डाउट है, जो हम नहीं चाहते, वो डाउट अगर क्लियर होते तो हमारे मन के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मन में भी जो आज डाउट है वो भी क्लियर हो सकते हैं। रोहित जी, ये सवाल है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सिविल एविएशन और कोई पॉलिटिकल फिगर है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि आपको शंका है कि मेन पायलट जो थे उन्होंने प्लेन क्रैश कराना उनके मन में था। तो ये दो, एक तरफ आप जिन पे सवाल उठा रहे हैं और ये मुख्य पायलट, तो दोनों को कनेक्ट भी कर रहे हैं और अपनी कॉन्स्पिरेसी नहीं, सिविल एविएशन के बारे में जो बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर या मिनिस्ट्री में या जो है उनके बारे में कहाँ पे भी मैं
नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद एक आप जैसे बहुत रिसर्च करने वाले एक प्रेस के बंदे ने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ है कि एक व्यक्ति ने, एक नेता ने वो फ़ोन किया था, वो किया नहीं था, किया था वो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि वो मेरे रिसर्च का भाग वहाँ पे नहीं था। इसलिए मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये कोई भी प्लीज़ नोट, दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट हिंटिंग टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विच हैज़ हैपेंड एंड ड्यू टू विच माई अंकल हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ। एक सेकंड पार्ट था इसका, आपने कई तकनीकी सवाल उठाए, जो मूल सवाल है आपके 4 या 5 या जितने भी आप बता सकते हैं, दोहरा सकते हैं, जो मूल सवाल है आप इस पूरे मामले में चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये देखो VSR ये जो कंपनी है वो गलत तरीके से प्लेन का मेंटेनेंस करती थी, शॉर्टकट्स करती थी, कॉस्ट कटिंग करती थी, उसके कारण भी ये एक्सीडेंट हुआ होगा, उसके पहले वाला भी एक्सीडेंट ये हुआ होगा। दूसरा जो यूरोपियन एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन है उसका रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं गया? अगर वो DGCA को मालूम था, DGCA ने फिर ये प्लेन्स VIP ट्रांसपोर्ट के लिए आज तक लास्ट 2 साल में क्यों इस्तेमाल करने दे, ऐसा सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा जो डाउट हमने मेन पायलट कपूर पे लिया है उसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। उनका मेंटल स्टेट क्या था, दारू क्यों पीते थे, बहुत बार दारू इतनी सारी पीते थे, वो डिप्रेशन में थे क्या, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। और दूसरी बात, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण कि फाइनेंशियल कुछ गेन होगा या कुछ होगा, उसके कारण उन पे ऊपर किसी ने प्रेशर डाला होगा और वो प्रेशर डालने के बाद उन्होंने वो एक्सीडेंट किया क्या, ऐसा डाउट है। आई एम नॉट सेइंग ही हैज़ डन दैट, बट ये डाउट है, वो क्लियर होने की वहाँ पे ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल बेसिस पे होने की ज़रूरत है, ऐसे हम सबकी मांग है। और दूसरी बात, जो भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप के जिक्र यहाँ पे किया है, जैसे इंटरनल जो VSR कंपनी का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसका प्रॉपर थरो इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। वो अभी शायद डिलीट करेंगे सब चैट्स, लेकिन व्हाट्सएप के सब चैट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत। उसी के साथ जो एरो नाम की कंपनी है, उनका जो चैट हुआ था उस चैट को भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। जो हैंडलर है, उस हैंडलर ने वहाँ पे क्यों बताया कि वेदर इज़ ओके टू फ्लाई, उसी के साथ 5000 का विजिबिलिटी न होने के बाद भी टेक ऑफ क्यों हुआ, वो पहला प्रश्न है, और लैंड क्यों किया गया, वो दूसरा प्रश्न है। There was a report you said that was supposed to be submitted, but it was stalled by an individual who was very much experienced in aviation, and you mentioned that he also has good political experience as well. What kind of report was it, and what was the association of the? That report was about this European agency who asked VSR and DGCA about the accident which happened in 2023. That report was not sent deliberately. That is what I understand from a press person who happened to be an expert in aviation, and yesterday that person told me this, gave me this information. This information needs to be cross-checked, but my request is 2 years have happened after that accident, but till today no investigation report has come out. अगर वो investigation report 6 महीने में आता तो उसके बाद, वो रिपोर्ट के बाद इसके डिस्पेरेंसीज हमको पता चलते और नेग्लिजेंस पता चलते, वो इम्प्रूवमेंट अगर होता तो अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं होता। इसलिए जो भी डिले इन रिपोर्टिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ नेग्लिजेंस, एंड उस नेग्लिजेंस के कारण यह एक्सीडेंट हुआ, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो VSR को इतना सपोर्ट करें? जैसे आपने 2023 के हादसे का जिक्र किया, आपने गलत जानकारी देने के बाद, तो क्या लगता है आपको कौन लोग हैं जो जिनकी मिलीभगत से? इसलिए तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। कौन व्यक्ति है जो VSR कंपनी को सपोर्ट कर रहा है? इतना बड़ा हादसा 2023 में होने के बाद यूरोपियन एजेंसी ने उनको वहाँ पे उनका लाइसेंस कैंसिल करने के बाद भी इंडिया के बहुत सारे VIPs, अलग अलग क्षेत्र के, पॉलिटिकल से लेके स्पोर्ट्स से लेके सिनेमा तक, उनको ये VSR का जो फ्लाइट है या प्लेन है वो इस्तेमाल करने की वहाँ पे परमिशन दी थी। उसी के साथ ये 27 प्लेन्स है, 27 प्लेन VSR का जो है उनके मालिकी का नहीं है। उसके बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, वो अलग अलग लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई और है, उनके भी प्लेन ये मैनेज करते थे, दिखाते थे कि ये खुद के प्लेन है। ये प्लेन किसके हैं, कौन से हैं? ये जो 27 कंपनियां हैं वो किसकी कंपनियां हैं, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। एरो नाम की जो कंपनी है वो भी कंपनी किसकी है, वो भी डिटेल में जाने की वहाँ पे ज़रूरत है। अगर पैसा कमाने के लिए
इतना बड़ा नेग्लिजेंस वहाँ पे किया जाता है, या दोस्त की कंपनी को सपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा नेग्लिजेंस किया जाता है, तो आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी ये वीएसआर का प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर लोग वीएसआर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्टर से लेके लीडर्स तक। तो ये बहुत बड़ी गलती, जो भी व्यक्ति ने इसको सपोर्ट किया वो गलती की है। इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे अंकल का डेथ वहाँ पे हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वीएसआर को आज के आज वहाँ पे बंद किया जाएगा, आरओ को आज के आज बंद किया जाएगा, क्योंकि हम पवार फैमिली को जो नुकसान वहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र को नुकसान हुआ है, वो कोई भी नेता जो पावर में है या नहीं है उनको, या जो भी अलग सेलिब्रिटी है उनको, उनके फैमिली को ये तकलीफ न हो, इसके कारण ये हम विनती करते हैं। Mr. Rohit, there are two aspects. One, that this could be an accident, and one, another conspiracy theory which you have suggested. One, no, none of the aircraft is allowed to fly without the airworthiness. This particular Learjet was airworthy. Second, it was not carrying fuel tank. It had fuel, but the fuel that the aircraft could carry because of the emergency situation. You spoke about visibility. जब कहीं visibility का issue होता है, round about होता है, emergency landing होती है, तो extra fuel होता है. रेगुलेटरी बॉडी और AAIB की प्रीलिम रिपोर्ट जो अभी तैयार हो रही है उसमें एक मेंशन कि भाई वहां पर फ्यूल उतना ही था एयरक्राफ्ट में जितना वो कैरी कर सकता है। प्लेन में MEL नहीं था। MEL मतलब ऐसी कोई इशू नहीं थी टेक्निकल जिसकी वजह से मेंटेनेंस इशू था। ऐसा भी तो हो सकता है कि VSR की जो खुद मेंटेनेंस के इश्यूज है उनके फॉल्ट में से एक्सीडेंट ही हुआ हो, लेकिन आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर कह रहे हैं जिसकी एविडेंस नहीं है। मैम, अगर आपको DGCA ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई है तो नहीं, ठीक है, तो उनको मुझे कहना है कि जो भी रिसर्च आज तक आपके पास आया वो आप लोगों के पास लेके आओ ना। और दूसरी बात, एयर वर्दी प्लेन है, प्लेन दिखाते वक्त एयर वर्दी था, तो उसमें से कुछ इक्विपमेंट अगर निकाल के दूसरे प्लेन को लगाए होंगे ड्यूरिंग द रूटीन मेंटेनेंस, वो आपको मालूम है या DGCA को मालूम है? किसने चेक किया? वहाँ पे बहुत सारी बात, लेयर जेट के उनके पास 7 प्लेन्स है, तो ये प्लेन का कुछ चीज़ दूसरे जगह पे दूसरे जगह पे ये लगा सकते हैं अगर आपका क्लाउड वहाँ पे DGCA में है जो VSR कंपनी का है, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेन मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। तो इसलिए आप एयरवर्दी है मतलब ख़त्म हो गया ऐसे मत समझो। आज एयरवर्दी दिख रहा है, वो सिर्फ स्टैम्प करने के लिए, बाद में जाके कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने वो टेक्निकल रिपोर्ट्स वहाँ पे मांगे हैं। इसलिए ये एक्सीडेंट को सिर्फ हम एक राजनीति में एक व्यक्ति है और हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम राजनीति इसमें कर रहे हैं। उसके कारण इसका काउंटर करने के लिए अगर गलत तरीके से विषय को कोई भी एजेंसी वहाँ पे दिखा रही है, मैं उनको विनती करना चाहता हूँ, हम हमारे फैमिली में जो लॉस हो उसके बारे में तो हम डिटेल में मांग ही रहे, लेकिन दूसरे किसी का लॉस ना हो, ये भी एक रीज़न है ये प्रेजेंटेशन या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का। विमान उतरवाने से लेके जो इन्वेस्टिगेशन स्लो चल रहा है, ऐसा आपका कहना है, उसको क्या आप कोर्ट में चुनौती देंगे? देखो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी इतना बड़ा प्रेजेंटेशन करने के बाद हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी हमारी मांग है उसको सीरियसली लेते हैं, बिकॉज हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे। अगर इस विषय को हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे तो उसका जेन्युइननेस उस एजेंसी और नेताओं को पता चलेगी, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है जो धीमी गति से चल रही है वो ज़्यादा पे की जाएगी, और अगर वो हो गए तो कोर्ट जाने के कारण नहीं है, और हमको कोर्ट जाना ही नहीं है। हम अपेक्षा करते हैं, हमको विश्वास है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार और एजेंसी ये प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन करते वक्त हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि बाहर के अच्छे कंट्रीज़ की 2 एजेंसियां जिसको बहुत बड़ा अनुभव है इस टाइप के एयरक्राफ्ट के, वो एजेंसी को भी इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट किया जाना चाहिए।